सो वी आर लाइव। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है ब्रोकर की पाठशाला। आई एम विनोद ठक्कर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ स्क्वायरफीट इंडिया। We are in season 5 and today is session 49. In season 5 we have exclusively covered different city, the pulse of different city of India. As it is said, if India is really growing fast in economy, I think real estate and especially 2-tier, 3-tier city are going to play a major role in real estate development. आज हम बात कर रहे हैं मुंबई की। मुंबई मेरी जान। हम आज बात करेंगे वेस्टर्न सबब ऑफ मुंबई और हमारे साथ 3 महारथी है जो रियल एस्टेट में वेस्टर्न सबब में बहुत अच्छा काम करते हैं। उनका जो नॉलेज है, उनका शेयरिंग हम सबको बहुत काम आएगा। दोस्तों, जैसे हम हर प्रोग्राम की शुरुआत प्रेयर से करते हैं, तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं मेरे साथ जुड़ जाए प्रेयर के लिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्युमा। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ब्रोकर की पाठशाला। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच जुड़ रहे हैं वेस्टर्न सबब ऑफ मुंबई से Mr. Harish Jain from B. Rusabhraj Group, Mr. Dipesh Vora from Dipesh Vora Estate Agent, and Mr. Ashok Gupta from Fairdeal, Andheri. दोस्तों, हम आगे बढ़े। आज की चर्चा वेस्टर्न सबब ऑफ मुंबई के बारे में डिस्कस करें। उसके पहले कुछ अनाउंसमेंट। ब्रोकर की पाठशाला एक स्क्वायरफीट फाउंडेशन का इनिशिएटिव है। मेरा ये गोल है कि हमारे इंडस्ट्री के अंदर अभी भी कुछ ऑर्गेनाइज वे से ट्रेनिंग नहीं है, लर्निंग नहीं है। अगर किसी को रियल एस्टेट ब्रोकर एज ए करियर चूज करना है तो प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। तो हम ब्रोकर की पाठशाला के तहत हमने लॉन्च किया है 1st वीक ऑफ जुलाई, 6 जुलाई से हम ऑफिशियल कोर्सेज शुरू कर रहे हैं, एबीसी ऑफ रियल एस्टेट ब्रोकिंग बिजनेस, जिसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया है। हमने एक ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं जहाँ पे 25 लोग एक साथ में बैठ के ट्रेनिंग ले सकेंगे। ये खास करके बिगिनर के लिए है। ये जो फर्स्ट सीजन जो हम स्टार्ट कर रहे हो बिगिनर के लिए। मैं खुद मेरी कंपनी में अगर किसी को, नए लोगों को, फ्रेशर को हायर करता हूँ, दीपेश भाई और अशोक भाई, तो हमको उनको ट्रेन करने के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है। और शायद 6 महीना 1 साल लगता है, लेकिन हम जो हमारे सीनियर लोग उनके पीछे टाइम इन्वेस्ट करते हैं, उस टाइम की वैल्यू कितनी है। और उन लोगों को सही मायने में कंपनी को कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत वक्त लगता है। तो ये हमने एक 30 आवर्स का कोर्स बिगिनर के लिए स्टार्ट किया है, जिसमें बेसिक जो है रियल एस्टेट के, ये कोर्स करने के बाद आप उनको मार्केट में छोड़ दो, वो वापस नहीं आएंगे। उनको सब बेसिक रियल एस्टेट के टर्मिनोलॉजी मालूम होंगी। तो इट विल बी ए ग्रेट हेल्प फॉर ऑल अवर न्यू पीपल हु आर वर्किंग फॉर अवर कंपनी। मेरे पास ऑलरेडी कुछ कंपनीज के, जैसे अशोक भाई है, कल्पेश भाई है, एम स्पेस है, अर्बन स्पेस है, उनकी तरह से अपील भी आई है कि हमारे पास जो फ्रेशर, जो लोग इसमें ट्रेनिंग लेंगे, उनको वो इमीडिएटली उनको स्किल मैन पावर चाहिए, तो दे वुड लाइक टू ऑफर जॉब टू देम। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड फॉर एंटायर इंडस्ट्री। हमारे इंडस्ट्री में हरीश भाई तकरीबन 10 लाख ब्रोकर है ऑल ओवर इंडिया में, और 10 लाख ब्रोकर में से अभी तक 56,000 ब्रोकर खाली रेरा रजिस्टर्ड है। अभी भी कुछ लोग ऐसे जो इंडिविजुअल बिजनेस करते हैं, उनको खाली इतना मालूम है कि ये फ्लैट है और एक कस्टमर है और मीटिंग कराना है, उससे आगे नॉलेज नहीं है। हालांकि वो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ब्रोकर की पाठशाला शायद उन सभी लोगों को बहुत हेल्प कर सकता है कि वो, मैं जिस तरीके से काम करता हूँ वैसा ही काम अगर वो लोग भी करना चाहे, तो मैं कोशिश करूंगा उनको, मैं जो 35 साल में रियल एस्टेट में काम करके सीखा हूँ, उसी बातों को मैंने इस कोर्स में डाला है। तो आप सबसे गुजारिश है कि जिन जिन को भी रजिस्ट्रेशन करना है, देयर आर लिमिटेड सीट अवेलेबल फॉर द फर्स्ट बैच, प्लीज डू रजिस्टर। थैंक यू वेरी मच रुखसा, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, तो हम आज चलते हैं सीधे आज के हमारे सेशन की ओर। सबसे पहले हम हमारे गेस्ट को हम जानेंगे, वो कौन है, कहाँ से आए, कैसे इस इंडस्ट्री में आए। तो सबसे पहले हरीश भाई, आपके बारे में बताइए सर। थैंक यू विनोद भाई
for having us on this session. And it's always been great whenever you do such kind of sessions. And you are really doing a very good job in this industry as a realtor. And अभी जो हमने सुना, you are just starting a course for all the brokers. That is also very, very outstanding, because now it's become compulsory for brokers to take the this knowledge as per RERA norms. Also, you all have to get registered in RERA. They're selecting an institution. Yes. Where you will have to take training. Correct. So that is now become part of your profession. So anyways, now to introduce myself, I'm Harish Kumar Jain from H. Rishabhraj Group. We are into redevelopment of redevelopment in western suburbs since like around 2009 onwards. And since 2009 onwards till date, we've almost completed like more than 32, 33 projects. And by end of this year, that is December 22, our target is almost to get complete like 50 projects in span of last 10 years. So, and we are on the verge of achieving this target. By this year end, almost like 50 projects will be completed, and another 15 to 20 lakh square feet is under construction, which will get completed by next year end. So basically into redevelopment, and one big commercial project we are, it's underway, it's going on. It's in Goregaon West. It's entire commercial project. First commercial project in Mumbai under 3319. Wow. Yeah, that was the first scheme which got approved last in 2019. So this is the basic introduction. Friends, Harish bhai also is instrumental in forming a BDA, Builders and Developers Association, Brihat Mumbai Developers Association. And especially that was during the COVID, and that he has really led that organization from the front, and also been recently awarded at Dubai with a great, one of the finest developer in Mumbai. So congratulations, Harish bhai, for that, and your contribution not only as a developer but also for the community through association. You've been also part of NAREDCO, if I'm not mistaken. I'm vice president of Congratulations for all the work which you are doing, and I think that is also helping us as a broker to be very, very informal and connected with entire developer body. Right. Thank you for your contribution. Yes, Dipesh bhai. Yes, good afternoon, sir. Very good afternoon. Please. Good afternoon, everyone. Thank you. First of all, thank you, Vinod bhai. आप जो ये कर रहे हो काफी समथिंग दोनों चीज, एक तो ये प्रोग्राम ब्रोकर की पाठशाला, और जो यंगस्टर्स के लिए आपने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, आज तक रियल एस्टेट में किसी ने ये सोचा नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि रियल एस्टेट को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए आप कुछ सोच रहे हो. समथिंग अबाउट मी, I have started my career in 1987-88 in Mumbai. ऑफिस बॉय, एक ब्रोकर के उधर ऑफिस बॉय, और ऑफिस बॉय भी वो भी ऑफिस क्लीनिंग बॉय से मैंने आई हैव स्टार्टेड जर्नी. वही ब्रोकर के साथ में 6-7 साल काम किया, फिर अपग्रेडेशन हुआ, फिर मैं सेल्स मैनेजर था उधर. आई वॉज वर्किंग इन Parla, Juice Scheme and Andheri. That my base area working over with that broker was Andheri. क्या नाम था उनकी कंपनी का? Gautam Joshi. Yeah, I know Gautam Joshi. Yeah, he Narendra Joshi and Gautam Joshi were Parla के उस टाइप के बहुत बड़े brokers थे. Yeah. फिर 1994 में I started my office in Borivali. I am a founder member of Area. First of all, Area Group is one of the most prestigious association of brokers in India. Today we have multiple offices in western suburb. I have 18 members sales team with me, and we are working in 4 verticals at present. First is retail broking, जो हमको किसी को फ्लैट लेना है, बेचना है, that is we sell, या तो हम लोग कोई बिल्डर का माल बेचते हैं, that is a retail broking. Second is soul selling, जो हम लोग मैंडेट लेते हैं कि सोल सेलिंग एजेंसी लिया प्रोजेक्ट का, हरीश भाई जैसे बिल्डर का कोई, तो उसको हम मैंडेट करते हैं. ऐसे में 12 प्रोजेक्ट
वेस्टर्न लाइन में कर रहा हूँ, मीरा रोड से अंधेरी तक। एक है मेरा एनआरआई रियल एस्टेट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जैसे शेयर्स का पोर्टफोलियो मैनेज होता है, वैसे रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो हम लोग मैनेज करते हैं, और मेरा सर्टेन स्टाफ वही काम करता है जो एनआरआई के साथ कनेक्ट रखता है। एंड वी आर डूइंग ट्रेडिंग बिजनेस। हम परचेज करते हैं प्रॉपर्टी, शोकेस करते हैं और फिर ब्रोकर्स के थ्रू बेचते हैं। सो दिस इज माय इंट्रोडक्शन सर, थैंक यू वेरी मच। Excellent, yeah, Dipesh bhai, what a inspiring story. And you are going to be one of our faculty member in our Broker Ki Pathshala. Thank you. So thank you for sharing about you. Yes, Ashok bhai. या विनोद भाई, थैंक यू सो मच। तो कपिल शर्मा शो में बोलते हैं ना कि यहाँ आके कैसा लगा आपने सोचा रियली आपके साथ तो जब भी हम लोग घूमने आते हैं तो आपके साथ रहता हूँ मैं। Yes, yes. ओके, सो आई एम अशोक गुप्ता, Fairdeal Realtors Private Limited, CEO of Fairdeal Realtors Private Limited. आई एम दिस बिजनेस फॉर लास्ट 27 years, तो ये 28th ईयर है मेरा। अशोक भाई आवाज थोड़ा, ओके, सो ये 28th आवाज आ रही है मेरी? हाँ थोड़ी जोर से बोलिए, थ्रो थोड़ा। हाँ 28th ईयर है मेरा ये अभी, और मुझे मजा आता है कॉमर्शियल में काम करने में। ऑफिस स्पेस किसी कंपनी को चाहिए, वो मेरा स्पेशलाइजेशन है। तो आई हैव डन अबाउट 4000 कॉर्पोरेट डील, वाह, अंधेरी, बीकेसी, नरीमन पॉइंट, माइंड स्पेस, अरौली, थाने, नवी मुंबई, एंड अभी तो लास्ट 3 साल से पैन इंडिया का काम भी काफी अच्छा कर रहा हूँ मैं। बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, एनसीआर, कोलकाता, चेन्नई, एंड वी हैव अ टीम ऑफ 50 पीपल। एंड काफी ट्रेनिंग में बिलीव करता हूँ मैं, प्रोसेस में बिलीव करता हूँ। सेल्सफोर्स एज अ सीआरएम यूज करते हैं। सो काफी प्रोसेस ओरिएंटेड है, कच्चा काम करना नहीं है, कोई भी गलत जुबान देना नहीं है किसी को। सो एंजॉय करते हैं हम लोग, मजा आती है। कोई कंपनी जब छोड़ती है, आती है, उनको जगह देना, जगह उनका शिफ्ट कराना, ये पूरा साइकिल है अपने यहाँ पे पूरा, और मजा आती है काम करने में। great, excellent. And you play a great cricket also. You are very passionate cricketer. Ashok is a very passionate cricketer. I always follow him and admire him for his cricketing leadership also. थैंक यू। Tell us about that. आपकी कंपनी की टीम है, कैसे कितने मैच खेलते हो आप लोग हर महीने में? बहुत, यानी मैं तो पर्सनली काफी क्रिकेट खेलता हूँ मैं, और सिंगिंग थोड़ा अच्छा है मेरा। बहुत अच्छा है। मनोज ने लिखा है, देखो, मनोज नीलानी इज राइटिंग आल्सो सिंगिंग। तो दोस्त हैं, मेरी टीम का प्लेयर है मनोज नीलानी। यस यस यस, ग्रेट, थैंक यू अशोक भाई फॉर शेयरिंग। हम लोग और डिस्कशन करेंगे आगे। हम लोग जब इस सीजन कर रहे थे सिटी के बारे में, तो हिंदुस्तान की इतनी बड़ी खासियत है, हम लोग के पास इतनी डाइवर्सिटी है कि आप हर सिटी का नाम बोलेंगे तो उस सिटी की कुछ स्पेशलिटी बाहर आती है, मतलब हमारे नज़र के सामने आती है। और मैं जब छोटे छोटे सेंटर में गया, सिलीगुड़ी में गया, इंदौर में गया, तो वहाँ की छोटी छोटी बातें जो हमको कभी मालूम नहीं, इंडियन होने के बावजूद भी कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं उस सिटी की। तो मुंबई की बात चलती है, तो मुंबई की भी कुछ बातें बहुत खास है। तो आज हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न सबब की। तो आपके लिए वेस्टर्न सबब क्या मायने रखते हैं? आप, आई डोंट थिंक एनी ऑफ यू आर, आई डोंट नो, यू आर बोर्न एंड बॉट अप इन मुंबई। आप कहाँ से आए मुंबई में, और आने के बाद ये सिटी ने आपको क्या दिया है? आपके लिए ये सिटी क्या मायने रखती है? हरीश भाई, कुछ आपकी यादें या कुछ स्पेशल मोमेंट फॉर वेस्टर्न सबब? Vinod bhai, when we talk about western suburbs, Yes. I remember the days when western suburbs was like, उसको एक थोड़ा सा वो आपके गुजराती में कहावत है मकोबा। मला कांदिवली बोरीवली, यस। So उस टाइम पे थोड़ा सा ऐसा लगता था कि people used to tell this as मकोबा। तो जो लोग मकोबा उसको बोल रहे थे, आज वो सब इधर वेस्टर्न सबर्ब्स में आना चाहते हैं। Everybody is planning to do some kind of work in western suburbs, be it developers हो या brokers हो, या और अभी वो मकोबा जैसा वो इमेज रहा नहीं है वेस्टर्न सबर्ब्स का। वेस्टर्न सबर्ब्स बहुत ज्यादा फ्लरिश हो चुका है, स्पेशली बोरीवली टू गोरेगांव, अंधेरी तक, बांद्रा तक, इनफैक्ट यू कैन से। Yes. And the kind of phenomenal growth, if we talk industry wise, if we talk real estate wise, the growth what we have seen in western suburbs is just marvelous. When we started doing our first building in 2009, I still remember I sold my first flat
around 5,500 square feet. And that same area, Daulat Nagar, where I've developed more than 17, 18 buildings in Daulat Nagar. Yeah, every third road we can see Rishabh Raj board. So Daulat Nagar, so it's been a home ground for us. Yes. We have our office also here. We stay also here. So वो same बाजू के building में today I'm selling a flat at 29,000. I've sold in peak period. समझो कोविड के just बाद मैंने 32,000 में भी है ना दौलत नगर में फ्लैट बेचा है. Yes. So this is the growth what Western Suburbs has seen in, like if we see industry wise, and continues there is growth. And आज कोई नवाई ऐसे कोई ऐसे शॉकिंग बात नहीं है कि अगर वेस्ट में 40,000 35,000 में फ्लैट बिक रहे हैं, जो हमारे अभी दीपेश भाई ने काफी अच्छा काम किया है. And we literally got the rate of 36,000 and under clean stage. Yes, That yes. is also really very, very shocking. And it's growing and it's very good. Infrastructure अच्छा हो रहा है, bridges बन रहे हैं, roads बन रहे हैं. जो speed पे चाहिए वो होने वाला नहीं है इंडिया में कहीं पे भी. But the kind of growth what we are seeing, and even if you see for this sales point of view also, we have really experienced, all of us in Western Suburbs have experienced a great surge in sales, a great demand. Currently also very good amount of traction is there in sales. Every week on an average, we are selling from Daisar onwards to, we have projects in Khar and Bandra as well as we have started. On an average, we are selling 4 to 5 flats in a week. Very good. Yeah. So I see a very good prospects in future also. And abhi to hai, we are at the peak level. Yes, absolutely. Yeah. So Yes. this is what Western Suburbs is. Yes, दीपेश भाई आपके लिए क्या है, मतलब पहले मुझे बताइए कि आप यू आर फ्रॉम मुंबई और आप गुजरात से No, I'm from Saurashtra, Gujarat. हाँ, so I just came पहले दिन जो यहाँ पे आया और सीधा काम पे लग गया था. हाँ. मेरे को बॉम्बे से बहुत बड़ा लगाव है. 2 चीज से बहुत बड़ा लगाव है. मैं ऐसा मान रहा हूँ कि जो रियल एस्टेट में है, स्पेशली ब्रोकिंग में और मुंबई में है, वो वर्ल्ड के 1 नंबर लकीएस्ट पर्सन में से है वो लोग. वेरी गुड. स्ट्रांगली बिलीव है. सबक के लिए बात करूं ना, तो एक चीज हम मानते हैं कि मुंबई रियल एस्टेट वर्ल्ड के टॉप 10 रियल एस्टेट सेल्स में एक है. वी हैव टू बिलीव इट एंड एवरीबॉडी नोज. मुंबई में से टॉप 10 ऑफ वर्ल्ड अगर अपन मुंबई को गिनते हैं, तो मुंबई में अगर लास्ट 5 इयर्स का डेटा सर्च करेंगे ना, तो मोर देन 55% ऑफ सेल्स इज फ्रॉम वेस्टर्न एरिया. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वेस्टर्न एरिया इज वन ऑफ द टॉप 10 अट्रैक्टिव रियल एस्टेट प्लेस इन द वर्ल्ड. ये चीज एकदम 100% है. दूसरा, को हर एरिया का एक टिकट साइज होता है कि ये लोकेशन में ये बिकता है, ये लोकेशन में ये बिकता है. यहाँ पे कुछ भी लॉन्च करो आप, चाहे 10 करोड़ का फ्लैट, ओबेरॉय ने लास्ट 3 महीने पहले 10 करोड़ के फ्लैट बिके थे 4 घंटे में, ऑलमोस्ट 90% वाज सोल्ड. चाणक ले लो, MICL ले लो, हरीश जी का अभी एक बिल्डिंग हम लोग ने 15 दिन में 150 करोड़ के फ्लैट्स बेचे थे. I'd like to add here. ये रियल एस्टेट की ये वर्ल्ड ऐसी है कि यहाँ पे लॉन्च पे ही एवरेज 40-50% माल बिक जाता है. फेवरेट एरिया है रियल एस्टेट में बिजनेस करने का. अदर देन रियल एस्टेट, अगर आप लग्जरी कार देखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा कार्स आपको लग्जरी वेस्टर्न एरिया में लगेगी. इन्फिनिटी मॉल ले लो, इनऑर्बिट ले लो, ओबेरॉय, मोस्ट प्रेस्टिजियस मॉल सब यहाँ पे है. रेस्टोरेंट्स आप देख लो, सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट्स ये एरिया में है. मतलब परचेस पावर और रियल एस्टेट पावर ये दोनों स्ट्रॉन्ग है वेस्टर्न एरिया में. सो इट्स माय फेवरेट प्लेस. वेरी गुड. यस, अशोक भाई आपके लिए क्या मायने रखता है वेस्टर्न सबर्ब? बहुत शिफ्ट हुआ है. काफी लास्ट अगर देखेंगे 20 साल में कितने शिफ्ट हुए हैं. हम लोग जब स्टार्ट किए थे बिजनेस, तो नरीमन पॉइंट एक ओनली प्लेस होता था जहाँ पे कमर्शियल ऑफिस हुआ करता था. मेरे कमर्शियल के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं रेसिडेंशियल में मेरा नॉलेज बहुत कम है. पर नरीमन पॉइंट एक अकेला जगह होता था, थोड़ा सा लोअर वर्ली होता था, प्रभादेवी होता था. BKC स्टार्ट हुआ 95-96 में. उसके बाद देखेंगे अंधेरी में कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट 40-50%. तो अंधेरी ये लगता है सब कुछ, पूरा मार्केट मुंबई का कमर्शियल मार्केट अंधेरी है. यस. सो
अंधेरी और ये वेस्टर्न सबब ऐसा लोकेशन है जहाँ 350 रुपए से लेके 50 रुपए से लेके 350 रुपए का रेंटल चलता है। तो एक कस्टमर के लिए वेराइटी ऑफ, जैसा दीपेश भाई बोल रहे थे कि वेराइटी ऑफ जो ऑप्शन चाहिए वो मिलेगा आपको। तो लकी हूँ कि ऐसी जगह में मैं अच्छी किंग की तरह काम करता हूँ। क्या बात है। ऑलरेडी यू आर आल्सो पार्ट ऑफ रियल एस्टेट किंग। या पार्ट ऑफ रियल एस्टेट किंग। तो मजा आती है ऐसे लोकेशन में काम करने में, और जहाँ पे इतने ऑप्शंस हैं, क्लाइंट को छोड़ते नहीं है। करेक्ट। और आई थिंक दूसरी जो चीज मुझे लगता है वेस्टर्न सबब की खासियत जो है, एक तो ऑफकोर्स हमारे पास एयरपोर्ट, दोनों एयरपोर्ट वेस्टर्न सबब में आ गए, और जो रियल एस्टेट के लिए बहुत मायने रखते हैं, आर्य कॉलोनी इतना ग्रीन जोन है, नेशनल पार्क हमारे पास है। आई थिंक दीज आर एन इंफ्रास्ट्रक्चर, आई थिंक कनेक्टिविटी। अभी जैसे मेट्रो अभी तो थोड़ा स्टार्ट हुआ है पार्ट, लेकिन फुल स्टार्ट होने के बाद में इट इज गोइंग टू चेंज द एंटायर सिनेरियो ऑफ वेस्टर्न सबब। एक्चुअली जो ईस्ट से वेस्ट में जो अभी मेट्रो चालू हो गए हैं वो पूरा चेंजेस कर दिया। जो पहले नॉर्थ टू साउथ ही सिर्फ रेल चलता था, और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे भी नॉर्थ टू साउथ होता था। और अगर हम रियल एस्टेट का टोटल वॉल्यूम देखते हैं, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दिसंबर तक जो अप्रूवल आए तकरीबन 15 करोड़ स्क्वायर फीट का, उसमें 6 करोड़ स्क्वायर फीट जो है वो वेस्टर्न सबब में। Vinod bhai, I was just wanted to add this point. I had mentioned this. The total premium in August and in December. August was one chunk of premium and December was another chunk of premium. 60% of the total revenue was alone from Kandivali zonal office. क्या बात, क्या बात, अनबिलीवेबल। So it's जो डेवलपमेंट यहाँ पे आने वाले 3 साल में जो होने वाला है, it's going to change the skyline of Western suburbs. करेक्ट। तो हरीश भाई आपसे ही वापिस पूछता हूं मैं कि हम लोग जब कोविड के पहले की जो परिस्थिति थी, स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 3 या 4 मंदी देखी रियल एस्टेट में पिछले 35 साल में, और लास्ट जो डेकेड था 2010 to 2020 was the worst period of real estate, especially in Mumbai, because मुंबई में बहुत सारे चेंजेस आए 2012 के बाद में। तो कोविड के पहले की स्थिति और आज की स्थिति में आपके हिसाब से कितना परिवर्तन आया और क्या अच्छी चीजें हुई, और इसमें गवर्नमेंट का कितना रोल है जहां पे हम है उसमें? कोविड के पहले और कोविड विनोद भाई, इसके अंदर ऐसा है ना कि कोविड के पहले जब 2009 में हमने शुरू किया था, so from 2009 until 2012 was a fantastic period. Excellent period, yes. हाँ, 2008 में थोड़ा सा एक मंदी सा दौर शुरू, ब्रदर आया वो 6-8-9 महीने तक था, yes. लेकिन उसके बाद वो ऑलरेडी पिकअप था, बीच में खाली थोड़ा डिस्टर्बेंस था। So until 2012 was a fantastic period when I just entered real estate. I thought real estate जैसा तो लाइन ही नहीं है करके। लेकिन then that 2014 onwards, जब से वो fungible concept and अपने कमिश्नर सुबोध कुमार आए, correct, and other things happened to happen till like RERA and Notebandi, and so until 2018 real estate was not in a good shape. बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, बहुत ज्यादा मार्केट में मूवमेंट भी कम हो गया था, and things were not in line. Correct. So we just started experiencing little bit of upliftment in 2018 onwards. Chalo, now market is getting improved. 19 little bit of improvement we started seeing, and COVID all of a sudden had to happen for the entire world. So nobody was, इसमें कोई कुछ बात छुपी नहीं हुई है। But then I say कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो हरभाषा कहते हैं। It was a blessing in disguise, and all of a sudden जो कोविड के बाद जो इतना सर्ज हुआ है, we have never seen, at least I have not been in, so मैं इतना जूना प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने ये जो अभी लास्ट 2-3 साल में जो what work we have done, and our entire turnaround of Rishabh Raj is due to COVID, you can say. Yes. The way we picked it up in COVID, we were lucky enough to get start. March में अपना lockdown शुरू हुआ. Yes. Developers who had inside workers were given permission from May onwards because of monsoon preparedness. So we really did a fantastic job in lockdown. We completed 3 buildings in 11 months in lockdown. Very good. And from there onwards, for the entire market, जो movement आया ना, it was really good, and government has really helped a lot in getting this done. We got reduction in premiums, we got reduction in stamp duty, जिससे अपना sales में
you guys are like more than knowledgeable than me in sales terms of sales. So जो sales का अपने को अक्टूबर से लेके मार्च तक का जो stamp duty का benefit मिला, that was tremendously, and it was boosted market like anything. Then home loans में the rate went as down as 6.5%. So that was also another booster. So in a way, government reforms, changes in government reform has helped us a lot. We through BDA has BDA, NAREDCO, MCHI, all these PETA, all these associations that really worked hand in hand to get all these reforms passed. Yes. So that has helped the real estate industry picked up, and we expect if this same momentum goes on, we surely have another 4-5 years to get a good chunk of market in particularly in western suburbs. Yes, excellent. दीपेश भाई, आप बताइए, जिस तरीके का कोविड से पहले और रेसिडेंशियल खास करके लग्जरी सेगमेंट में बहुत सारा इन्वेंट्री पाइल अप हो गया था, नोबडी वाज लुकिंग एट रेसिडेंशियल, वीकेंड होम्स की तो हालत बहुत खराब थी समझो, बट कोविड ने लोगों को घर की अहमियत समझा दी। उसके बाद अभी लास्ट 1 साल के अंदर बहुत रेसिडेंशियल अपना प्राइमरी और सेकेंडरी रीसेल मार्केट में क्या बदलाव आया और कौन सी प्रोडक्ट अभी ज्यादा बिक रही है? बदलाव ये आया कि जैसे आपने बोला कि इम्पोर्टेंस ऑफ होम हैज इंक्रीज्ड अ लॉट। लोगों उसको बाद में देखते थे, जैसे एक आदमी का 4 जगह पे इन्वेस्टमेंट हो, किसी ने एक शॉप रेंट पे दे दी हो या ऑफिस रेंट पे दे दी हो, चलो घर छोटा ही रखता है। अभी लोगों ने सोचा कि भाई सब पैकअप करो, एक बड़ा घर ले लो। तो डिमांड बहुत अच्छी आ गई आफ्टर कोविड, एवरीवेयर वर्ल्ड वाइड हुआ ये, और यहाँ पे भी हो गया। सबसे मेन बात वो हुई कि लग्जरी सेगमेंट में काफी पुशअप आ गया। 3 और 4 BHK जो फ्लैट्स है वो काफी बिकने लगे। दूसरा चेंजेस ये आया रेरा के हिसाब से, कोविड के हिसाब से तो ठीक है, रेरा के हिसाब से लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया अंडर कंस्ट्रक्शन प्राइमरी सेगमेंट में जाने के लिए। तो ये चीज इतना प्लस हो गया कि वास्तु आपको चाहिए, फ्लोर चॉइस चाहिए आपको, एवरीथिंग अगर मिलना चाहेगा तो उसको बुकिंग में ही जाना है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मार्केट का बहुत अच्छा डिमांड होने लगा है। खाली एक रीसेल के प्रोडक्ट्स थोड़े कम बिक रहे हैं आजकल, जो रीसेल ओल्ड बिल्डिंग्स में होते हैं ना, वो प्रोडक्ट्स थोड़े कम बिक रहे हैं सर। बाकी प्रीमियम प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, बोथ मार्केट आर डूइंग वेरी गुड, और स्पेशली आफ्टर कोविड 3 और 4 BHK लग्जरी प्रोडक्ट्स हैव सीन द मच मोर बाइंग। एक्सीलेंट। अशोक भाई, जब कोविड आया तो बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम हो गए और बहुत सारे ऑफिसेस, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो रेंटल पे थे, काफ़ी इन्वेस्टर जो प्री लीज में, आपका भी काफ़ी प्री लीज में काम है, तो उनके रेंटल बंद हो गए, किसी ने रेंट कम कर दिए, बहुत सारे चैलेंजिंग हुए थे, खास करके कमर्शियल सेगमेंट में बहुत हुआ था। सो नंबर 1, हाउ डिड यू हैंडल, हाउ योर कंपनी, व्हाट काइंड ऑफ challenges and what kind of experience, if you want to share out of that some unique thing, and secondly how do you think now, मतलब अभी जिस तरीके से कोविड खुलने के बाद धीरे धीरे कमर्शियल में वापस एक्टिविटी आ रही है, तो मार्केट आगे वर्क फ्रॉम होम जो है वो चलेगा कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दैट? विनोद भाई, कोविड स्टार्ट हुआ था तो सडनली बिजनेस एकदम ठप, बिजनेस नहीं के बराबर, जीरो बिजनेस ऑलमोस्ट, एंड 8-9 महीने तो वर्स्ट थे पूरे एकदम। लेकिन हम लोग ने डेटा पे काफी काम किया, कोई भी ऑफिस में कोई भी एक दिन भी यानी हर दिन हमने काम किया, और हम लोग ने इतना समझा कि ये मौका है जहाँ पे डेटा पे काम करके हम लोग और स्ट्रांग बन सकते हैं, क्योंकि कमर्शियल में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। yes. डेटा अगर आपका सही है, आप सही चर्निंग करते हैं डेटा को, तो आप कस्टमर पकड़ लेंगे। हमने इतना अच्छा मेहनत किया पूरे सब स्टाफ ने। लास्ट ईयर 6-7 महीना मिला काम करने मिला हमको लास्ट ये साल का, लेकिन हमने अपना हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया जो लाइफ में कभी नहीं किया था। एक्सीलेंट। एंड ये लास्ट 3 मंथ्स भी हमने बहुत ही अच्छा काम किया है। सो कोविड में जितने भी लॉसेस हुए थे सब कवर कर लिया हम लोग ने, ये 10 महीने। और so, अभी प्राइसिंग में क्या फर्क आया, मतलब कोविड के पहले और अभी में कुछ प्राइस में फर्क आया है अभी कमर्शियल में, रेंटल में? कोविड के पोजीशन में वापस हम लोग आ गए हैं, वापस प्री कोविड का जो रेट का पोजीशन था। लेकिन कोविड के पहले ऐसा हो रहा था कि जैन फेब में 20 में अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई थी,
एंड ऑलमोस्ट सेम पोजीशन में हम लोग, मुझे लग रहा है कि 2 या 3 महीने में पहुंच जाएंगे, जहाँ पे कमर्शियल में अवेलेबिलिटी काफी कम हो गई है अभी वापस, ऑप्शंस बहुत कम है दिखाने के लिए, तो काफी चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे। तो अभी वर्क फ्रॉम होम धीरे धीरे पास्ट हो जाएगा। हाँ, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे वो लोग वापस जब आएंगे, बाय द टाइम रेट उनको काफी हाई मिलने वाला है। ग्रेट। हरीश भाई, क्योंकि हमारे जो दर्शक है वो ऑल ओवर इंडिया से जुड़ते हैं, तो उनके बेनिफिट के लिए, क्योंकि हर सिटी में एक प्लानिंग अथॉरिटी रहती है और जो प्लान अप्रूव करती है, और हर सिटी के और हर स्टेट के अलग अलग रूल रहते हैं रियल एस्टेट के अंदर। तो हमारे वेस्टर्न सबब की अगर हम बात करें तो वहाँ पे किस टाइप के प्रोजेक्ट्स में अप्रूवल जो है, कितनी अथॉरिटी है? जैसे हमारे उधर SRA है, MMRD है, आपकी म्हाडा हो गई और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसके बारे में कुछ आप गाइडलाइन देंगे, कितनी उनको FSI का क्या बेनिफिट मिलता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल? बॉम्बे जैसे मेगापोलिस बोल सकते हैं इसको। बॉम्बे में वी हैव लाइक एंटायर मुंबई वी हैव 5 अप्रूविंग अथॉरिटीज MMR रीजन में। तो द मेजर बिग अप्रूविंग अथॉरिटीज आर लाइक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, देन वी हैव MMRDA, वी हैव म्हाडा, we have SRA. So these are the major approving authorities. इसमें बॉम्बे is divided between the slums हैं, बॉम्बे में काफी ज्यादा slums हैं, तो slum का ही एक पूरा authority है, it's called SRA, Slum Rehabilitation Authority. So that is also an approving authority, जिसमें जो slum के pockets हैं वो उनका सब approvals slum authorities देती है। उसके अंदर अलग FSI का फॉर्मेट्स है। It is like 3 FSI plus the density जो होती है उसका पूरा कैलकुलेशन होता है कि FSI अलग कैलकुलेट की होती है एंड अथॉरिटी स्लम है। बॉम्बे में सिंस इट्स इंसेप्शन म्हाडा की बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे म्हाडा के लेआउट्स हैं बॉम्बे के अंदर 56 से 57 म्हाडा लेआउट्स है, जिसके अंदर अप्रूविंग अथॉरिटी म्हाडा होती है। म्हाडा ने वो बिल्डिंग्स उस टाइम पे बनाई थी जो अभी सब रीडेवलपमेंट में आ रही है, तो उनकी भी रूल्स रेगुलेशंस जो FSI कैलकुलेशंस के हैं, that is like 3 FSI plus the pro rata FSI plus fungible FSI. So depending upon the pro rata FSI, the FSI ranges from 4.5 to 6, 7. हाँ, म्हाडा के जो प्रो रेटा का ये मतलब है कि जो लेआउट जो पूरा बना था उस टाइम पे, उसमें गार्डन था, उसमें रोड्स थे, उसमें एमिनिटीज के प्लॉट्स थे, तो वो सब का टोटल लेआउट अप्रूव होता है और लेआउट अप्रूव होने के बाद उसका प्रो रेटा निकलता है। द प्रो रेटा इज ऑन नंबर ऑफ टेनेंट्स, सो यू गेट दैट FSI ऑन प्रो रेटा बेसिस। सो अगेन दैट इज अ डिफरेंट कैलकुलेशन। म्हाडा के बिल्डिंग्स बोरीवली से लगा के एंटायर साउथ मुंबई तक है। साउथ मुंबई तो कंप्लीट अप्रूविंग अथॉरिटी म्हाडा ही है, बिकॉज दे हैव टू टेक कंपल्सरी NOC फ्रॉम म्हाडा to get the developed, and approvals are given once you get MHADA NOC. The approvals in South Mumbai are given by BMC. Then majorly in western suburbs जो आज का major redevelopment है वो BMC है। BMC के अंदर depending upon the road width from 9 meters to 27 meters, जो अपने SV roads वगैरह 27 meters है, internal roads वगैरह जो होते हैं 9 मीटर होते हैं, तो 9 मीटर में 2.7 FSI होती है including fungible, and it goes up to 3.375 FSI including fungible on an SV road. Excellent. So that calculations are very simple and majority of developments BMC से होते हैं. Great. So there are this kind of approving authorities and all are depending upon your project, you have to take the approvals. और अभी compared to, because बहुत साल पहले it was not very easy to get approval projects को, मतलब मैं ये हमेशा बोलता हूँ हमारी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री एक जैसी है। पहले बॉलीवुड में फिल्म चालू कर देते थे, फिर बीच में हीरो हीरोइन चेंज होते थे, स्टोरी चेंज होती थी और पूरी फिल्म बनने को 5, 6, 7 साल निकल जाते थे। और आज अक्षय कुमार का एक इंटरव्यू देख रहा था, वो बोले अगर सब चीज सही है तो 39 डेज में मूवी रेडी करके आप रिलीज कर सकते हो। तो रियल एस्टेट में भी अप्रूवल में ऐसा कुछ चेंजेस आया जो ऑनलाइन होके, सो हाउ इट इज नाउ? ऐसे देखें जाए तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है रियल एस्टेट में इज अप्रूवल्स, और यहाँ पे अक्षय कुमार की थियरी अप्लाई होती है। yes. So इसमें ऐसा है ना, यू रियली नीड टू हैव ए प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर अप्रोच, आपके पास एक अच्छी टीम होनी चाहिए। और ऐसे हर कोई नॉर्मल आदमी चाहे तो बॉम्बे में
redevelopment, development करना, it is very, very difficult. But if you have a proper base to it, तो पहले जो problems थी वो 100% थी कि only few developers could get the approvals and that was all, you know, all these things and वो कोई, तो it used to take time. and साल भर 2 साल भी अगर approval को कोई बोलता था तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो fact था. But now times to come, जैसे ease of doing business, EODB आया है, सब चीज ऑनलाइन हो चुकी है, MCGM, MHADA, SRA, all SRA still getting online, MMRD is also getting on online. तो जब से ये ऑनलाइन हो गया, and you should have a know-how of it. Correct. If you are into, आप पूरा उसके अंदर घुसे हो, जिसके लिए BDA बनाता है, just take 1 more minute for BDA also. Yes, yes. So if you have know-how of it, this is like very simple. Approvals have become very simple, but आपको स्वर्ग में जाने के लिए आपको मरना पड़ेगा. सही बात है. तो आपको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की, एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू उसको एग्रेसिवली फॉलो अप करके यू गेट द अप्रूवल्स इन टाइम, एंड मेनी थिंग्स हैव चेंज्ड एंड बीडीए आल्सो हैज प्लेड अ मेजर रोल इन दिस. प्रीवियसली अप्रूवल्स पे बहुत सारे इश्यूज थे. छोटे डेवलपर का एक रीच का एक सर्टेन लिमिट होता है. They don't have that platform to reach at that point. Even to meet a sub-engineer, for them it was very difficult. But through BDA, we have made it very, very smooth. Anybody wanting to meet any authority, we are standing with all the developers, and we have seen to it कि कोई भी developer हो, हमारे competitor हो या जो BDA के member हो या नहीं भी हो, तो we have seen कि जब approvals में कोई भी problem है, we are always ready to help them at any given point of time, and that has really helped us. Absolutely, and I think this is what is the role of organization. हम organization level पे जब देखते हैं तो मैं 20 साल पहले और अभी के हमारे इंडस्ट्री में देखता हूँ कोलैबोरेटिव अप्रोच ज़्यादा हुआ है. एक दूसरे को कॉम्पिटिटर के हिसाब से देख नहीं रहे. सब लोग अपने अपने टैलेंट लेके आते हैं, एक पूल बनता है, एंड इट इज़ बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी. और आप लोग बीडीए में बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने किए, मैंने अटेंड किए कुछ प्रोग्राम, मेरे नेफ्यू ने अटेंड किए. अप्रूवल से लेके सब रूल्स एंड रेगुलेशन में आप रेगुलर ट्रेनिंग, जो डेवलपर को सही मायने में सीखना है, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपने क्रिएट किए. इट्स ग्रेट थिंग. गुरुकुल करके वी हैव एन ऑनलाइन पोर्टल. Yes. We keep giving trainings to whoever is interested in real estate. Abhi next month we are starting again new programs. Excellent. Thank you very much. दीपेश भाई, अभी की मार्केट की हालत क्या है? मतलब अभी आपके हिसाब से रेडी में इन्वेंट्री वेस्टर्न सबब में कितनी परसेंटेज बची है? और अभी कुछ चीज़ें चेंज भी हुई, जैसे पहले जो मार्केट पिकअप हुआ उसके पीछे 2% स्टैम्प ड्यूटी था, फिर 3% स्टैम्प ड्यूटी था, फिर दिसंबर तक जो प्रीमियम 50% के बेनिफिट मिले, उसके हिसाब से बहुत सारे चीज़ अट्रैक्टिव लगने लगे डेवलपर को भी, और बहुत अच्छी प्राइसिंग में लोगों ने सेल भी किया. अभी जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए वो वायबिलिटी डिफिकल्ट है. और सेकेंडली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हाउसिंग का जो 6.5% था, अभी मैंने खुद लोन ली 7.65 में आया अभी. सो थिंग्स आर अगेन चेंजिंग. सो हाउ डू यू सी कि यहाँ से अगर व्हाट विल बी योर एडवाइस टू द डेवलपर कि कुछ जगह पे प्राइस हमने देखा है कि बढ़ने लगे, तो जिस तरीके से इन्वेंट्री है मार्केट में, वो हिसाब से व्हाट इज योर व्यू ऑन द मार्केट? आपका ये साल के अंदर क्या लगता है? पहले अपन लास्ट 2 साल में क्या हुआ है उसके लिए मैं आई विल स्पीक. 2 साल के अंदर जो माल बना वो इतना अच्छा बिका है कि आज इन्वेंटरी रेडी में अगर कोई पोजीशन के नजदीक है तो 10-15% से ज्यादा इन्वेंटरी किसी के पास वैसे सबब में नहीं है. और दूसरा, आप बोल रहे हो जो यहाँ से अगला क्या दिख रहा है, रियल एस्टेट आफ्टर दिस अप्रैल जो इंक्वायरी है वो थोड़ी स्लो डाउन हुई है, मेनली फॉर 3 रीजन. रिसेशन वर्ल्ड वाइड जो दिख रहा है वो, सेकेंड शेयर मार्केट का इम्पैक्ट है थोड़ा बहुत, और थर्ड पब्लिक जो भी है थोड़ा वेट एंड वॉच पे आई है. लेकिन उसके हिसाब से जितना दूसरी इम्पैक्ट बाजार में आई है उतनी नहीं आई है. स्टिल द बाइंग इज गोइंग ऑन, एंड ग्रोथ वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए ना, क्योंकि ये रियल एस्टेट इज लिंक्ड टू इकोनॉमी, तो इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है ना उसके ऊपर ही कभी भी रियल एस्टेट जाएगा. तो अगले 3-4 साल आफ्टर दिस वॉर एंड एवरीथिंग इज सेटल्ड एंड थिंग्स आर सेटल्ड एवरीवेयर वर्ल्ड वाइड, अगेन दिस रियल एस्टेट मार्केट अगले 2 साल के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है. मुंबई इज वेरी फेवरेट फॉर NRIs टू पार्क देयर मनी.
तो जो लोग यूके में बैठे हैं, जो लोग यूएस में बैठे हैं, शायद वहां की कंट्री में रिसेशंस लग रहा है, लेकिन यहाँ पे इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है और सेल भी बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ परचेजिंग पावर भी इतना है, प्रोडक्शन भी अच्छा है। तो यहाँ के इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की वजह से एनआरआईज का बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा और अगले फ्यूचर भी बहुत अच्छी जाएगी सर। ग्रेट। अशोक भाई, मार्केट कमर्शियल के अंदर बहुत सारे इनोवेशन नए आए हैं, मतलब जैसे कोवर्किंग हो गया, अभी बहुत सारे कोवर्किंग कंपनीज बहुत सारी आई बेसिकली ड्यूरिंग द कोविड, और एक स्टार्टा करके नया इन्वेस्टमेंट आया है लिमिटेड 25 लाख में। फिर आपका रीट्स भी आ रहा है कमर्शियल में, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सो व्हाट इज योर व्यूज ऑन दिस, मतलब हाउ इट इज गोइंग टू टेक दिस मार्केट, आगे क्या कैसा मार्केट रहेगा इन तीनों सेक्टर के अंदर कमर्शियल में? वो वर्किंग आया है, वो एक्चुअली अच्छा है लोगों यानी कस्टमर के लिए अच्छा है। अदरवाइज कस्टमर का क्या होता था, लॉक इन पीरियड में फंस जाता था बेचारा, 3 साल 4 साल के लॉक इन में फंस गया, एक्सपेंशन करना है, स्केलेबिलिटी नहीं मिलता बेचारे को। तो कोवर्किंग अच्छा है, ब्रोकर्स के लिए ओके है, लॉस है बट कस्टमर के लिए अच्छा है। कस्टमर को इजीली जब भी उसको एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंशन कर रहा है वो, और कहीं पे भी ब्रांच करना इजी हो गया उसके लिए। तो एक बहुत अच्छा इनोवेशन हुआ है ये। कहीं पे भी आज नहीं, रातों रात भी आपको कल प्लान कर रहे हैं कि आपको चेन्नई में एक ब्रांच करना है, तो आप एक दिन में ब्रांच कर सकते हैं, तो पहले नहीं हो सकता था। Absolutely. और आपने लगता है कि रिस्क ले लिया तो आप शट डाउन भी कर सकते हैं इमीडिएटली, True. पहले नहीं होता था ये। तो एक अच्छा हो गया है स्टाटा की वजह से। स्टाटा अगर देखेंगे, अगर फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट, हाँ, वहां पे अभी 25-30 लाख रुपए में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 25-30 लाख में तो कुछ नहीं मिलता, करेक्ट। प्रॉपर्टी में तो कुछ नहीं मिलता। तो एक अपॉर्चुनिटी है कि आप 25 से 30 लाख भरो और 15 to 18,000 का रेंटल आपको मिल जा रहा है। तो बट अच्छा हाउ इफेक्टिव इट इज, आप इतने साल से यू आर अ क्वाइट सीजन प्लेयर इन द इंडस्ट्री एज अ ब्रोकिंग, आपने भी स्टडी किया होगा उसको। व्हाट इज योर व्यू ऑन द फ्यूचर ऑफ दोस काइंड ऑफ, इज इट इफ रेट्स इज बेटर, और ऐसे इंडिविजुअल फ्रैक्शनल इन्वेस्टर के पास इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा है? व्हाट इज योर व्यू? दोनों ही अच्छा। देखिए, मौका मिल रहा है, एक तरह का म्यूचुअल फंड हो गया ये, जहाँ पे मौका मिल रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स को अंदर घुसने के लिए। करेक्ट। क्योंकि म्यूचुअल फंड आने की वजह से शेयर मार्केट का भी जो जंप हुआ था वो म्यूचुअल फंड की वजह से हुआ था। म्यूचुअल फंड था तो रिटेल इन्वेस्टर्स काफी लोग आ पाए थे, अदरवाइज नहीं आ पाते थे पहले। तो इजी हो गया है लोगों के लिए इन्वेस्ट करना अभी। ट्रू। हरीश भाई, रियल एस्टेट इंडस्ट्री एज अ होल बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और स्पेशली टेक्नोलॉजी ने हम सबको फोर्सफुली टेक्नोलॉजी सिखाया कोविड ने, करेक्ट? सो व्हाट इज योर व्यू ऑन टेक्नोलॉजी? आगे चल के हमारी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का कितना यूज अभी हो रहा है, और आगे क्या फ्यूचर है हमारे इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी के लिए? I would say in short कि अगर आगे ग्रोथ करना है तो you cannot grow without technology now. That will play a major role in times to come. And इतना सारा technology अभी now it has been like you have so many options. Initially it was just a CRM or a ERP or something. Now you have multiple. Social media has become a very very big platform. आज अपन जो ये भी अभी जो कर रहे हैं, जो अपन को कोविड ने सिखाया है, this current platform, it is due to COVID, and here also we are playing, technology is playing here a very big role. Yes. So similarly, there are a lot of platforms which have come up of late. मैंने अभी जब बीच में हम लोग ने BDA से जब एग्जीबिशन किया था, many technology guys happened to meet me. They want to become sponsors for this real estate association, wherein they want to promote their products. And I can tell you, I've met so many people, and really kind of like startups जो शुरू हुए, और जो उन लोग ने ये जो particularly startup का concept है, इसमें जो technology और जो thoughts और जो आ रहा है, which are very useful to real estate, and this technology will, in times to come, will play a very big role. पहले अपन ने कभी नहीं सुना था कि you can sell a flat on an online platform. आज से जब से आई डोंट रिमेम्बर मैजिक ब्रिक वगैरह कितने साल पहले आया था, शायद मेरे आने से पहले आया था। हाँ, मैजिक ब्रिक पहले आया। हाँ, तो उस टाइम पे और आज में बहुत फर्क हो गया। यू गेट लीड्स ऑनलाइन, यू गेट कस्टमर्स ऑनलाइन,
and there are so many platforms, broker platform, then you have like many platforms. वो एक तो कुछ something no broker.com is there. I should not speak on this platform. Such kind of platforms in times to come will play a very big role, and everybody, be it a developer or a realtor, should adopt technology and because technology will play a major part, and there are products in the market. Dipesh bhai, as a broker, how much technology you are using now, and especially आप 10-12 प्रोजेक्ट मार्केटिंग जो लेके बैठे, सो वो लॉन्चिंग वगैरह का आजकल स्टाइल पूरा चेंज हो गया है पहले की कंपेरिजन. सो टेल अस अबाउट दैट, हाउ वन शुड market the product. Yeah. Before speaking into launch, let me thank my association in which I am member in, Area Group, NAR, the mother body, Trek, I am a member, और हमारे जो बाजू के सब मेंबर एसोसिएशन है जो कांदीवली, बलाड, सी ये इसलिए इनका नाम ले रहा हूं कि आप जब मैंडेट लेते हो, देयर इज टू टाइप ऑफ मार्केटिंग. एक तो हम लोग जो मैंडेट लेते हैं उसका लॉन्च कैसे करते हैं, और एक हम लोग जो पर्सनली जो रिटेल ब्रोकिंग करते हैं उसका लॉन्च कैसे करते हैं. तो जो मैंडेट लेते हैं वहां से बात करूं ना अगर, तो सपोर्ट ही इतना स्ट्रांग हो गया है ब्रोकर्स लोग का हमको ड्यू टू दिस एसोसिएशन, क्योंकि ट्रस्ट लेवल बहुत स्ट्रांग हो गया ना. आपको कोई एरिया में लॉन्च करने के लिए 400-500 ब्रोकर आपके एक इनविटेशन पे आने के लिए रेडी है. तो ब्रोकर से ज्यादा तो सेल किसी के पास हो नहीं सकता है. अगर आपने कोई ब्रोकर मैंडेट लिया है और लॉन्च किया तो एसोसिएशन को इन्वाइट करते हैं हम लोग, तो ब्रोकर की बड़ी कम्युनिटी उधर आ जाती है और वो लोग को हम सपोर्ट करते हैं. काफी जो अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट हम लोग जो कर रहे हैं ना, उसमें वी आर ऑल्सो फाइनेंसिंग द ब्रोकर टू मार्केट. इन दैट वी आर नॉट मार्केटिंग ऑनलाइन डायरेक्टली, वी वांट टू पुश ब्रोकर्स, वो लोग मार्केटिंग करें और हमारा प्रोजेक्ट बेचे. This is one way of working. The other, of course, naturally, every online marketing जो हम लोग कर सकते हैं, व्हाट्सएप से लेके फेसबुक हो गया या मैजिक ब्रिक हो गया या व्हाटएवर 99 एकर्स, तो वहां से जो लीड मिलती है वहां से कन्वर्ट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं. और भी अलग अलग तरीके आ गए आजकल. लोग फेयर करते हैं लॉन्च के लिए, पब्लिक को इकट्ठा करते हैं, म्यूजिकल नाइट रखते हैं जहां ब्रोकर लोग को बुलाते हैं. तो देयर आर मल्टीपल वेज. आपको प्रोडक्ट की ब्रीड समझनी चाहिए और वो से लॉन्च वी हैव टू फाइनलाइज. थैंक यू. अशोक भाई, आप भी पिछले कुछ सालों से एरिया ग्रुप के मेंबर है, और व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, किसी ब्रोकर के लिए एक एसोसिएशन का मेंबर बनने से क्या बेनिफिट होता है? और secondly, there is a huge difference between residential brokerage and commercial brokerage. बहुत फर्क है, मैं भी इतने साल से देख रहा हूँ. तो अगर किसी को कमर्शियल ब्रोकर बनना है तो उसके अंदर क्या स्किल होनी चाहिए? व्हाट आर द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट वन मस्ट हैव? क्योंकि हर एक इंसान की एक टैलेंट होती है, वो टैलेंट के जो रेसिडेंशियल कर सकता है वो जरूरी नहीं वो कमर्शियल कर सकता है. डिफिकल्टी होती है उसको बहुत. रेसिडेंशियल वाले कई बार हम लोग आते हैं इंटरव्यू के लिए, हमको लगता है कि बहुत अच्छा है कर रहा है, पर कमर्शियल में वो 1-1.5-2 महीने में बोलता है बस मेरे से नहीं होगा. सो व्हाट आर दोस थिंग्स, बोलते हैं ना क्राइटेरिया, कमर्शियल ब्रोकर सक्सेसफुल बनने के लिए क्या क्या चीज होनी चाहिए आपके पास? को एक तो डर नहीं रहना चाहिए उसको, एक कॉर्पोरेट को मिलने का डर नहीं होना चाहिए कि मैं किसी चेयरमैन को मिल रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट को मिल रहा हूँ, सब कर रहा हूँ. उसको वो डर निकलना चाहिए उसका. रेसिडेंशियल में नॉर्मली हमारे क्लाइंटल होते हैं, कोई हाउस वाइफ, कोई हस्बैंड, लाइक वहाँ पे एक प्रोफेशनलिज्म होता है. कई लोग प्रोफेशनल काम करते हैं, पर नॉर्मली वो जैसे हमारे यहाँ पे एकदम प्रोफेशनल ड्रेसिंग मस्ट है एकदम. ब्रोकर क्या वो ड्रेसिंग नहीं नॉर्मल रेसिडेंशियल में होता है. काफी कमाते हैं, बहुत अर्न करते हैं, पर वो ये जो रेसिडेंशियल वाला बंदा कमर्शियल में आता है ना, तो उसको लगता है मैं तो बहुत अच्छा करता था, मैं ये कपड़े क्यों पहनूं, कोट क्यों पहनूं, मुझे नहीं पहनना. और तो वो वहाँ पे गैप है, वो वहाँ पे हो जाता है. और रहा एसोसिएशन का बात, बहुत फर्क पड़ता है. किसी को बोले एरिया ग्रुप का मेंबर हूँ, तो खास करके एरिया ग्रुप का कोई बनता है तो बहुत इज्जत मिलता है, हम लोग इज्जत देते हैं उनको. ट्रैक का हो तो ट्रैक का नाम स्टैम्प लगा तो काफी इज्जत मिलता है कि यार ट्रैक से है यार, वेरी गुड.
तो फर्क तो पड़ता है। So how could you connect with this? अभी आप जैसे अंधेरे के बाहर निकले, आप अभी अलग अलग सिटी में जाके बिजनेस करते हैं, तो Yes. यू आर पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन? You mean मेरा reality sir? Realty Sub. So that connect also came through Area Group and NAR India. हाँ, काफी NAR से भी है उसके अंदर। हाँ हाँ. So tell us about that. How do you do business together? नॉर्मली ये तो एक्सचेंज का बिजनेस है। नॉर्मल मैं अपनी इंक्वायरीज वहां पे देता हूँ, वो लोग डील करते हैं, इसमें रिटर्न आते हैं। लेकिन कभी कभी वो लोग भी डील नहीं कर पाते, तो हम लोग खुद जाके सिटीज में खुद जाके डील कर रहे हैं काफी। हाँ हाँ. तो अभी तो काफी नॉलेज हो गया, खुद जाके हर एक सिटीज में डील करने लायक हो गए हैं हम लोग। Very good. Excellent. मेन तो पल्स समझना कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, Absolutely. रिक्वायरमेंट को जो जगह क्या देना है। True. अभी काफी कॉर्पोरेट्स है जो डिफरेंट सिटीज में हम लोग के थ्रू ही काम कर रहे हैं, उनको हमारे Correct. थ्रू ही डिफरेंट सिटीज में वो एक कंफर्ट लेवल आ जाता है. कंफर्ट लेवल आ जाता है। हाँ, हरीश भाई, हम लोग आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. आपने टीवी लिया होगा तो कहाँ से लिया होगा? अगर सोनी टीवी या कोई बड़ा टीवी आपने लेटेस्ट लिया है तो कहाँ से लिया है आपने? क्रोमा या विजय सेल्स या अगर आपने मर्सिडीज या ऑडी लिया है तो कहाँ से लिया आपने? बट ऑब्वियस मर्सिडीज से या ऑडी से। So do you think कि another 3 years 4 years down the line ऐसा होगा कि कोई बंदा घर डायरेक्ट खरीदेगा ही नहीं? They will go to the broker's office and buy the house, because आप देखिए जिस तरीके से हमारे इंडस्ट्री के अंदर कॉर्पोरेट्स का एंट्री हुआ, चाहे गोदरेज हो, टाटा हो, L&T हो, ये जितने भी बड़े प्लेयर है जो नेशनल लेवल पे काम करते हैं, सो उनके पास, मुझे मालूम है गोदरेज के पास तकरीबन 50,000 ब्रोकर्स का डेटा है जो उनके चैनल पार्टनर एग्रीमेंट साइन करके किए. तो जस्ट इमेजिन, गोदरेज बोलता है हमको डायरेक्ट सेल करना ही नहीं है, दे वांट टू गिव सपोर्ट टू द चैनल पार्टनर. अगर आज एक प्रोजेक्ट गोदरेज लॉन्च करता है तो वो उसको एक क्लिक के ऊपर 50,000 ब्रोकर के पास उनका डिटेल जाता है, और वो हर एक ब्रोकर अगर अपने 100 लोगों को भी अगर वो मेल पास करता है, जस्ट इमेजिन कि 2 क्लिक में कितने लोगों तक आप नेटवर्क के थ्रू पहुंच सकते हैं. सही. और उनका कॉस्ट कम है. सो आई थिंक धीरे धीरे, डू यू थिंक कि एक टाइम आएगा 4-5 साल के बाद कि रियल एस्टेट ऑल्सो, कि घर कोई डायरेक्ट खरीदना चाहता, डेवलपर डजंट वांट टू सेल डायरेक्टली बिकॉज उनके लिए एक बहुत बड़ी कॉस्ट है एक्चुअली. व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? You are right in some part कि day by day the cost for sales is increasing as a developer. So and एक trust confidence जो customer में आता है, that comes, the major role is played by a broker. उसमें broker साथ में आता है तो the things gets very easy. जैसे अभी दीपेश भाई ने बताया कि online तो है, but broker और वो channel partners का जो role है, that has become important and it's growing day by day. Because once a broker जो already इतने time से, जैसे आप हो, दीपेश भाई है, this all area group, entire area group, you all are doing a fantastic job. I have been of lately been very close to you all guys. So जो एक confidence और trust customer को दिखता है, frankly speaking, आज जैसे हम लोग ने दीपेश भाई को mandate दिया, दीपेश भाई ग्रुप है पूरा दीपेश भाई के साथ में, तो it was really shocking. I cannot say shocking, but it was a very good effort. 15 days ये लोगों ने कमाल कर दिया. Like 60,000 square feet they sold. Yes. And the price, I tell you, इन्होंने स्टार्टिंग में मेरे से बैठ के प्राइस अच्छा खासा, मुझे लग रहा ठीक है, लेकिन बाद में पता चला मेरे but they did a fantastic job over here, and I really appreciate this part of this entire team. Yes. And just this is an example for this. I'm sitting over here, who all are watching over here, that yes, brokers play a really very important role in real estate. They are part of our industry, and we cannot work without them. So we have to have very good cordial relations among ourselves. मैंने तो in fact BDA associations के through मैंने काफी टाइम मेहनत की है और चल भी रही है, but somehow because एक चीज I would like to add over here, इस तरह से area group they have been so active and I have been closely associated with them, so I request the other associations also should work in this pattern, so that we as an BDA or NAREDCO come and associate with your brokers association. We sign a bilateral agreements among ourselves.
wherein we can make things easier for brokers and developers. True, very true. I think this is how together we can collaborate and make a difference, and it will be good for the end customer also, because there will be a lot of trust factor which will come in that. दीपेश भाई, अभी वेस्टर्न सबअब की हम बात करते हैं, जो लोग सुन रहे हैं बाहर से, बहुत सारे इन्वेस्टर भी सुनेंगे लेटर ऑन दिस शो. अगर किसको आज इन्वेस्ट करना है तो वेस्टर्न सबअब में विच आर द टॉप 3 लोकेशन वन शुड इन्वेस्ट इन रेसिडेंशियल मार्केट? टॉप 3 तो मैं बताऊंगा. पहले तो क्यों रियल एस्टेट इन्वेस्ट करना है वो एक चीज, अगर क्योंकि सब लोग है ना, क्लाइंट्स पूछते हैं आपको कि शेयर में मेरे को इतना प्रॉफिट मिल रहा है, म्यूचुअल फंड में इतना, मैं क्यों रियल एस्टेट में जाऊं. तो लास्ट 1-1.5 साल में उसका आंसर ये आया है कि आज क्लाइंट हमको बोलते हैं कि हमको रिटर्न से ज्यादा सेफ्टी पे फोकस है. तो रियल एस्टेट इज एसेट एलोकेशन. आपके पास 1 करोड़ रुपया है, आप हर चीज पे थोड़ा थोड़ा पैसा डालेंगे. वैसे रियल एस्टेट इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट हो चुका है वो चीज. शेयर में क्या होता है सर, जब मार्केट ऊपर है तो आपके शेयर ऊपर है, जब मार्केट नीचे आते हैं ना तो आपके शेयर नीचे आते हैं. लेकिन अगर आपका मार्केट ऊपर आता है तो वही शेयर ऊपर नहीं आते. रियल एस्टेट में सब साथ में होता है. तो रियल एस्टेट इज सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट. आप उसको एंजॉय कर सकते हो. रियल एस्टेट बाय करके अगर कम भी रेट हो गया, आप वो ऑफिस लिया, आपने रेसिडेंस लिया तो एंजॉय कर सकते हो. बेस्ट लोकेशन मेरे हिसाब से अंधेरी, गोरेगांव, ठाकुर विलेज एंड बोरीवली, कांदीवली, ये जो ऑलमोस्ट एक ही प्राइस के हो चुके हैं. पहले क्या था, प्राइस सबके अलग अलग थे. आपके पास जो क्लाइंट बोरीवली में फ्लैट लेने को आता है, अगर वो एनआरआई है या रेंटल इनकम चाहता है, आई विल प्रीफर कि यहां से लेके पवई तक आपको हर लोकेशन में 2 अच्छे प्रोजेक्ट उनको दिखाना ही है, क्योंकि मोर और लेस प्राइस सेम हो चुका है. पवई, अंधेरी से लेके, गोरेगांव से लेके, ठाकुर से लेके बोरीवली, ऑलमोस्ट एक ही प्राइस रेंज पे सब चल रहा है. तो हर जगह 2-2 प्रोजेक्ट दिखाएंगे और हर जगह इज अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सर. Thank you, Dipesh bhai. Friends, I am enjoying this conversation. If you have any question to any of our speaker, you can put it on the chat box. We will take once we conclude this. अशोक भाई, जब रेसिडेंशियल में कोई बंदा आता है ना, तो उनके पास हम जब बिजनेस स्टार्ट करते तो हमारी दुकान खोलते तो सबसे पहले आपको दुकान में माल चाहिए, करेक्ट? आपके कस्टमर आएगा, आपके माल ही नहीं होगा तो आप किधर से बेचोगे उसको. तो रेसिडेंशियल में तो क्या है, बहुत ईजी है कि आप न्यूज़पेपर में जाओ, ऑनलाइन जाके आपने फ्लैट खरीद लिया, बिल्डर की साइट पे जाके आपने रेरा से डेटा निकाल दिया. बट कमर्शियल में इतना इजी नहीं है. मतलब हाउ डू यू गेट द मटेरियल? आप माल कमर्शियल में कैसे सोर्स करते हैं? नंबर 1. नंबर टू, कमर्शियल बोलने को कमर्शियल है, लेकिन बहुत सारी अलग अलग, एक इंडिविजुअल कमर्शियल बिल्डिंग है, एक डेवलपर है जो छोटे छोटे ऑफिस बनाता है, एक आईटी पार्क बनता है, एक है कि बीकेसी जैसे बिल्डिंग के अंदर कि जहाँ पे कुछ बेचता ही नहीं डेवलपर, पूरा लीज पे देता है. तो कुछ प्रोडक्ट के बारे में समझाएंगे हमारे लोगों को कि कमर्शियल में कैसे प्रोडक्ट होते हैं और उसकी वजह से उसकी प्राइस क्यों बढ़ती है. जैसे ग्रीन बिल्डिंग, तो अभी कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है लास्ट 5-7 साल में. सर्टन कंपनी जो इंटरनेशनल कंपनी है, दे डोंट गो फॉर अ रेंटल बिल्डिंग जब तक उसमें सर्टन क्राइटेरिया नहीं होता है. तो कुछ शेयर करेंगे जरा प्लीज. नॉर्मली ग्रीन बिल्डिंग्स और ये सब जो है बीकेसी की तरफ जाता है. तो ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ. आपने पहला क्वेश्चन आपका ये था कि सोर्स कैसे करेंगे? अगर मैंने आज कमर्शियल बिजनेस चालू किया, मुझे कुछ आता नहीं है, सो मैं माल कहाँ से जमा करूंगा? हाउ विल आई गेट दैट? तो क्योंकि 27 ईयर से बिजनेस में हूँ, तो डेटा कंटिन्यूसली मेरा अपडेट होता जाता है. कोई ना कोई जगह खाली होता है, कोई ना कोई जगह अवेलेबल होता है. तो एक डेटा एक मेंटेन करके रखा हुआ है. जो नया कोई कमर्शियल में आता है तो उसको ये डेटा मिलता नहीं है. क्लाइंट को अगर आपको जगह अवेलेबिलिटी दिखानी है तो वो सब दिखानी पड़ेगी जो मार्केट में अवेलेबल है. करेक्ट. और आपके पास वो अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप वो चूक गए वहां पे. करेक्ट. तो यहाँ पे अपर एंड हो जाता है जिसके पास डेटा है. सो मैं ये बताऊंगा कि अगर आपके पास क्लाइंट है, आपके पास डेटा नहीं, तो आप सीधा अशोक भाई की ऑफिस को कांटेक्ट करो ताकि आपको पूरा मार्केट कस्टमर नहीं चला जाए किधर. एक्चुअली वो एक्सपीरियंस है जो डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, उनको एक्सपीरियंस है कि सर्विस कितनी फास्ट रहती है. मेरे आपने इंक्वायरी दिया तो आपको 10 मिनट में 15 मिनट में प्रपोजल आ जाएगा. एब्सोल्युटली. तो ये क्विक सर्विस होगी वहाँ पे. बिल्डिंग फर्क पड़ता है. जैसा आपने बोला कि ग्रीन बिल्डिंग का क्या फर्क पड़ता है.
अपना अंधेरी कुर्ला रोड में तो इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, पर बीकेसी में यस, बीकेसी में अगर किसी ने अच्छी बिल्डिंग बनाई है तो उसकी प्रीमियम भी मिलते हैं, लाइक मेकर मैक्स सिटी है, करेक्ट। बहुत ही डिफरेंट बिल्डिंग है, आपको इजीली एंट्री नहीं है वहाँ पे, तो एक नॉर्मल ब्रोकर को एंट्री नहीं है वहाँ पे, तो उस टाइप की बिल्डिंग एक अलग ही प्रीमियम चार्ज करती है, 400 450 समथिंग डिफरेंट रेट्स है वहाँ पे। बाकी बाकी बिल्डिंग में इतना कुछ मुंबई में क्योंकि ऑलरेडी सैचुरेट हुआ है, मुंबई का जो कॉमर्शियल मार्केट है ऑलरेडी बन चुका है जो बनना था, ओके। ऐसा कुछ ऑप्शंस नहीं है किसी को कुछ बनाने के लिए, आप देखेंगे तो। सो अभी का जो मार्केट प्राइस है रेंटल का मार्केट, आपको क्या लगता है अगले 3-4 साल के अंदर आउटराइट और मार्केट रेंटल के अंदर कितना फर्क देखते हैं आप? इस टाइम पे रेंटल मार्केट काफी अच्छा वापस पिकअप हो गया है, आउटराइट थोड़ा डाउन है। हाँ। आउटराइट में लोगों के फंसे हुए हैं जो लास्ट 2 साल से, बट क्योंकि 2 साल से लोग नए बिजनेस आए नहीं थे, पर यूनिकॉर्न बहुत आया है। अब लास्ट देखेंगे 1 साल के अंदर यूनिकॉर्न इंडिया में बहुत काफी नंबर्स बढ़ गए हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट काफी बड़ी है और वो लोग बड़े साइज में प्रॉपर्टी ले रहे हैं, 30,000 50,000 स्क्वायर फीट, तो फटाफट प्रॉपर्टीज खत्म हो रही है ओके, रेंटल प्रॉपर्टी पर। आउटराइट का मार्केट उतना अच्छा नहीं है इस टाइम पे। वेरी गुड। दीपेश भाई, अब जब जैसे रेडी इन्वेंट्री ऑलमोस्ट ड्राई अप हो गई है और हम देखते हैं रेरा आ गया है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर, बट एज ए ब्रोकर जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो कस्टमर अभी भी उतने क्यूरियस है कि अंडर कंस्ट्रक्शन में पैसा डाले नहीं डाले, स्पेशली जब मल्टी स्टोरेज टावर्स रहते हैं 30 40 50 माले की बिल्डिंग, तो वहाँ पे अभी भी वो कंफर्ट लेवल नहीं है। तो एज ए ब्रोकर आप किस तरीके से, मतलब व्हाट डू यू सी इन सर्टन थिंग, 3-4 चीज जो एक ब्रोकर को अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जब डेवलपर के पास जाते हैं, जहाँ पे फर्स्ट टाइम है, जिनके साथ हमने काम किया है 2-4 बार, वहाँ पे तो ट्रस्ट लेवल का कोई इश्यू नहीं आता है, बट फर्स्ट टाइम या तो कोई नए एरिया में जाके काम करता है, कस्टमर को या ब्रोकर को वो कौन सी 3 चीज देखनी चाहिए बिफोर फाइनलाइजिंग द ट्रांजेक्शन इन अंडर कंस्ट्रक्शन? पहले तो ब्रोकर को क्या करना चाहिए ये बेचने के लिए वो समझाऊंगा, फिर कस्टमर का समझाऊंगा। ब्रोकर को पहले कस्टमर को पूरा रेरा का नॉलेज देना है। आपको फ्लैट नहीं बेचना है, आपको रेरा उसको बराबर समझाना है कि क्या है। पूरा प्रीमियम भरा हुआ है, फुल आईओडी ली हुई है, जो लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए थे वो रूल के हिसाब से फुल आईओडी आ गया है, फुल सीसी आ गया है। रेरा में अगर आप पैसा डालते हो तो 70% एस्क्रो अकाउंट में जाता है। अगर आप एक 10,000 रुपया कॉस्ट गिनो पर स्क्वायर फुट में किसी ने परचेज किया है तो 80 रुपीज तो उसका जमीन और प्रीमियम में जाता है। तो अगर वो दोनों चीज बिल्डर डाल के बैठा है तो 100 रुपये में से 80 रुपया तो बिल्डर लगा के बैठा है। हरीश भाई ने जब मेरे को प्रोजेक्ट दिया तो बेचारे ने 80 रुपया तो लगा दिया था वो प्रोजेक्ट में, डर है 20 पैसे का अगर वो कंस्ट्रक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे, और गवर्नमेंट ने 70 पैसा तो उसका दबा के रखा है एस्क्रो अकाउंट में। तो 4 हरीश भाई अगर बिल्डिंग नहीं बनाएंगे ना बिल्डर, और 5वां आएगा तो भी पैसा पड़ा है, आप सेफ हो। आपको पहले तो उसको वो समझाना है कि रेरा बहुत बड़ा चेंज है रियल एस्टेट में और आप आराम से उसको वो कर सकते हो। नंबर 1 फॉर क्लाइंट पर्पस ऑफ कोर्स ये रेरा देखना है आपको। सीसी आया है, पूरा प्रीमियम भरा हुआ है, उन्होंने बिल्डर के पास रिकॉर्ड्स क्या है, उन्होंने कैसे डिलीवर किया है। और सबसे इजी वे क्लाइंट के लिए है ना, एक अच्छे रियल एस्टेट को कंसल्ट करो, आपको जरा भी महंगा नहीं पड़ेगा वो चीज। हर चीज का काम प्रोफेशन कर सकता है, वो प्रोफेशन के पास आप जाओ। अगर इंटीरियर आप ही करने लगे तो इंटीरियर डिजाइनर क्या करेगा? तो प्रोफेशंस को आप रिस्पेक्ट दो। अगर वो क्लाइंट अच्छे रियल एस्टेट के पास चला गया तो हर चीज वो बोल सकता है। बिल्डर के पास जाएगा ना बायर, तो वो अपनी ही तारीफ करेंगे, मेरा प्रोजेक्ट ये, मेरा प्रोजेक्ट ये, मेरा प्रोजेक्ट ये। रियल एस्टेट अगर अच्छा आदमी है तो वो फर्क समझाएगा कि ये प्रोजेक्ट में ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो बायर के लिए सबसे इजी वे है रियल एस्टेट एजेंट को पकड़ लो, बस। एक्सीलेंट। अशोक भाई, जब हम कमर्शियल रियल एस्टेट की बात करते हो, खास करके ब्रोकरेज बिजनेस में, बहुत बार मुझे काफी लोग आके क्वेश्चन करते हैं कि हाउ डू यू रिटेन योर पीपल, बिकॉज आपके लोग हैं, ह्यूमन एचआर है ना, वो अभी धीरे धीरे रियल एस्टेट ब्रोकरेज बिजनेस में लोगों को एचआर का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है। एंड आई हैव बीन फॉलोइंग यू, आप आपकी टीम का बहुत ध्यान रखते हो, जैसा मैंने कहा क्रिकेट भी खेलते हो साथ में, एक योर लीडरशिप इज अमेजिंग।
So can you share some secret about how to retain people in today's competitive world, you know? मेरा फंडा ये है कि यानी फिलोसॉफी की स्टाफ को मैं सोचता हूँ कि हर बंदे का कैरियर मुझे बिल्ड करना है। वाह, जब वो बंदा आता है तो मैं उसके कैरियर के बारे में बात करता हूँ और मैं उसको बताता हूँ कि 4 साल बाद 5 साल बाद तू यहाँ पे होगा, तेरा ग्रोथ ही होगा और मैं अच्छा बनूंगा कि तू मेरे को छोड़ के नहीं जाएगा। तो मैं उसको समझाता हूँ कि मैं भी तेरे साथ में ग्रो कर रहा हूँ, मैं तेरे से पीछे रहा तो तू मुझे छोड़ के चला जाएगा, लेकिन मैं तेरे को आने नहीं दूंगा, मैं इतना ग्रो मैं भी करूंगा। वेरी गुड। एंड काफी ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, बहुत ट्रेनिंग जाता है, बहुत ट्रेनिंग में टाइम मैं पर्सनली देता हूँ। नॉर्मली मैं सेल्स में ज्यादा घुसता नहीं, बट मैनेज करने में मैंने टाइम डालता हूँ उनके पीछे कहाँ पे गलती हो रही है। ईच एंड एवरी प्रोसेस को हम लोग मॉनिटर करते हैं कि गलती नहीं हो। स्कोप का बहुत जगह है, लेकिन अभी भी बहुत स्कोप है, हम लोग जिसको चेंजेस कर सकते हैं। Excellent. So you will be again. I am also inviting you also to be one of the faculty for our broker की पाठशाला. तो मुझे Because this is how we are going to make a difference. हम सब में जो अच्छा है हम लोगों के साथ शेयर करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन हमारा रियल एस्टेट ब्रोकरेज का इंडस्ट्री इतना प्रोफेशनल बन जाएगा। तो खुशी होगा, बहुत खुशी होगा। थैंक यू अशोक भाई। हरीश भाई, मैं हमेशा कहता हूँ कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री सबसे रिस्की इंडस्ट्री है। हमारा इंडस्ट्री जितना मैंने 35 साल में जो देखा है रियल एस्टेट में कि रूल्स एंड रेगुलेशन, बहुत सारे अथॉरिटी है जो अप्रूवल्स कहाँ से आते हैं। हर एक प्रोजेक्ट अगर उसकी साइज के हिसाब से या हाइट के हिसाब से अलग अलग जगह से आपको अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। तो अभी कुछ रिसेंटली 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि एक वो एयरपोर्ट अथॉरिटी का एक नया कुछ सर्कुलर आया और रिसेंटली अभी कुछ नेशनल पार्क का है वेस्टर्न सबर्ब में। इसके पहले भी हम ये चीज को भुगत चुके हैं एज ए ब्रोकर। जब ये सीओडी का अचानक एक बिल्डर ने काम पूरा कर दिया, बिल्डिंग फुल सीसी हो गया, बिल्डिंग रेडी हो गया, ओसी नहीं आ रहा है बिकॉज सीओडी का कुछ आया, उसके पहले फॉरेस्ट का कुछ आया। इसके बारे में कुछ आप रोशनी डालेंगे कि एज ए ब्रोकर हम लोग को कैसे कस्टमर को हैंडल करना चाहिए सब चीजें जब ऐसी कुछ बातें होती है? विनोद भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये रियल एस्टेट का। यहाँ ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये डेवलपर्स को डेवलपर बनाते हैं और डेवलपर को कहाँ से कहाँ, and this plays a very important role in real estate. Absolutely. So how to overcome or how to manage, or because this all difficult, I don't want to say new difficulties now. मैं अभी जितने भी जो भी यहाँ पे हैं उनको मैं ज़्यादा अभी डराना नहीं चाहता हूँ। No. We should face the challenges, until and unless we face, because you and me are going to face the customer. But that is what I'm saying in this. We have to face this, and how to face is this. One very simple funda is day one all approvals. Absolutely. एक बार अपने पास day one all approvals अपन ने एक साथ में ले लिए, and I'll tell you personally, my every project, I make sure कि my all approvals are in place before I start the project. Perfect. That's the way we deliver. My not even a single project मेरा है ना plain CC full CC होता है. I don't work in part CC. Day one को पूरा पैसा डाल दो, अप्रूवल में डाल दो. You are at least safe कि कल उठ के है ना कोई भी कायदा भी आए ना तो अपने फाइट करके है ना कोर्ट में जाके we can overcome it. Recently जो हाइट का इशू हुआ, जिनके पास CC थी एंड जिनको NOC दी गई थी, हाई कोर्ट ने क्लियर कट उन 2 डेवलपर्स को stay दिया that they can go ahead with their development. That वो हाइट का कायदा उनको लागू नहीं होगा because they had approvals in place. So to overcome this, we need to have entire approval in day one. अब और यहाँ पे एक सिस्टम है बॉम्बे में कि जब तक प्लिन चेक नहीं होती है तब तक ऊपर की सीसी नहीं मिलती है. So, but at least you can take the entire approval. Concessions अगर अपन ने पूरे के पूरे ले लिए हैं तो I don't see any chance कि ठीक है थोड़ा temporary, you all will, the buyers as well as the brokers will have to bear with the developer. At that particular point of time, you need to make them understand कि this is temporary phase and don't need to get panic. इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है because वो लड़ाई लड़के we have seen in the past. मैंने खुद ने हम लोग ने एसोसिएशन में भी एक्सपीरियंस किया है. अगर अपने पास पूरे अप्रूवल्स हैं तो if the BMC or the approving authority is against us, court say normally in 90-95% of the cases we have won it. So that is one way we should deal with it.
And one thing is, I will just add कि this is part and parcel of it. ये आने ही वाला है, ये रहने वाला है, इसको challenges face करने होंगे अपने को, and ये चीज अपने को थोड़ा educate करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे developers की mistake नहीं होती है. Correct, correct. एक ज्यादा से ज्यादा जो developers past decade में जो problems आई हैं has come because of this, and nobody took a proper viewpoint on this कि भाई what had happened. Just one minute also I'll take over. Yeah, please. जो 2014 के बाद फंजिबल कॉन्सेप्ट आया, वहां पे जो ओपन स्पेस डेफिशिएंसी नाम का एक प्रीमियम होता है हर जगह पे, सो दैट गॉट इंक्रीज टू फ्रॉम 10% to 100%. Yes. एंड नोबडी रिकॉग्नाइज दैट. कोई एसोसिएशन ने, इवन हमारे जब तो एग्जिस्टेंस में नहीं थे उस टाइम पे, बट नन ऑफ द एसोसिएशन ऑब्जेक्टेड दैट. एंड उसकी जो कॉस्ट बढ़ती गई, एंड ऑल द प्रीमियम्स वर रिलेटेड टू रेडी रेकनर, एंड रेडी रेकनर till 2018 it was consistently increasing. जो 500 रुपए की एक कॉस्ट लगती थी प्रीमियम्स की, वो हो गई 5,000 रुपए. Yes. मल्टी फोल्ड इंक्रीज हो गई. So this all education to the general citizens, you all are now become part of real estate, very very closely associated with developers. This kind of knowledge I would advise you to take in your this broker. Absolutely. Yes. Give knowledge to all the broker fraternity. नहीं, this is very important because in today's world it is not that कि आपने कोई ब्रोशर उठा के किसी को फ्लैट दिखा दिया. As a broker, you will have to understand everything about the proper process, approval, FSI, everything a broker must know. Otherwise, you cannot do this business now. And even I would advise you all to request developers की approval एक साथ में ले लो. Yes, तो एक जो डेवलपर का अभी जो मामूल खड़ा हुआ है, आज हर कोई डिलीवरी दे रहा है. क्यों दे पा रहा है? क्योंकि पूरा अप्रूवल इन प्लेस है. वो गवर्नमेंट ने एक विंडो खोला डिस्काउंट का, तो सबने प्रीमियम भर दिया. अभी कोई रुकने का सवाल ही नहीं है कंस्ट्रक्शन. Great. Friends, if you have any question, please put it on the chat box. There are two questions. One is both are for Ashok bhai. When is Ashok Gupta opening his new Navi Mumbai branch? We will surely do more transaction then. It is from MJ, your well-wisher, good friend. And another question is from Secretary of Area Group, Raju Achpalia. How do you approach the corporates with your inventories? Which are the effective means that will convince them to take interest in your properties? आप corporates को कैसे impress करते हो? कॉर्पोरेट्स को तो कंटिन्यूसली टच में रहते हैं हम लोग. कॉर्पोरेट्स के एक अपनी बीडी टीम है जो कंटिन्यूसली टच में रहती है कॉर्पोरेट्स के नए इंक्वायरीज के लिए, और पता रहता है कि वो लोग कब नया एक्सपेंशन करने वाले हैं, तो उनको वो हिसाब से जो भी नया इन्वेंट्रीज है उनको भेजते हैं. इन्वेंट्रीज पे काफी काम करते हैं. इन्वेंट्री 60% मेरी जो टीम है वो इन्वेंट्रीज की टीम है. Absolutely. सो यानी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं इन्वेंट्रीज को. Great. नई मुंबई में ऑलरेडी मेरा एक ब्रांच है. Yes. Okay, friends. Thank you, Varish bhai, Dipesh bhai, Ashok bhai. It was wonderful interacting with all three of you. We had a great conversation about everything about the market and rules and regulation and knowledge sharing, relationship. I think we have a great future ahead in this entire decade, looking at the Indian growth story. So, can we have a appreciation certificate on behalf of all the brokers and team of Broker Ki Pathshala? We would like to present a certificate of appreciation to all of you. So, Broker Ki Pathshala, an initiative by Square Feet Foundation, certificate of appreciation to express our gratitude to Mr. Ashok Gupta, Chairman and CEO, Fairdale Realtors Private Limited, Mumbai, for his gracious presence and significant contribution in making Broker Ki Pathshala a great success. Today, 25th June 2022. Thank you, Ashok bhai, for being there. It was lovely to have you, and thank you for sharing your insight. Please accept this. Thank you. Bye. A certificate of appreciation to express our gratitude to Mr. Dipesh Vora, founder, Dipesh H. Vora Estate Agent, Mumbai, for his gracious presence and significant contribution in making Broker Ki Pathshala a great success. Thank you, Dipesh bhai. You are always very lively and always come from the heart. Yeah. Thank you. And finally, a dear friend Harish bhai, to express our gratitude to Mr. Harish Jain, Director H. Rishabh Group, Mumbai, for his gracious presence and significant contribution in making Broker Ki Pathshala a great success. Today, 25th June 2022. Harish bhai, you are also going to be our faculty in Broker Ki Pathshala. Thank you so much, Vinod bhai.
So thank you all, and can we have once again slide for our courses for beginners, friends, those who join later. This is the ABC of real estate broking business. We are starting first batch for beginner. Those who want to make career for real estate brokerage, who are fresher, maybe a HSC or graduate, or if you have people who have just joined your company who are fresher, send them to us. We will train them for a basic of real estate brokerage business. Only 25 seats. It is starting from 6 July. Thank you all. Vinod bhai? Sorry. It's physical. Yeah, it's a physical. We are preparing a training center for 25 seater in my office in Daisar, from where I started my career. So I want to first do something in Daisar only. Then maybe later on we'll start in different location also. Good initiative. So, Vinod. thank you all. And before we say goodbye, let us have a next week's session. Next week is going to be a Golden Jubilee episode. Harish bhai, Ashok bhai, and Dipesh bhai. 4 जुलाई को 2 साल होंगे ब्रोकर की पाठशाला हमने स्टार्ट की ऑनलाइन इन 2020, एंड आई नेवर थॉट कि इट विल गो लॉन्ग वे. तभी ऐसा लगा था कि हम लोग घर पे बैठे तो कुछ करते हैं, लेकिन जिस तरीके से इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ, लोगों को बेनिफिट मिला. देयर आर सर्टन पीपल, 6, 7, 8 लोग ऐसे हैं. हमारे ट्रैक के चेयरमैन है अविनाश, जब भी मैंने मैसेज छोड़ा है उनका थम्स अप आया है. रोहित वोरा है हमारे एसोसिएशन के, पीयूष अजमेरा है, कुछ रांची के मेंबर है, कुछ इंदौर के मेंबर है, कुछ सिलीगुड़ी के मेंबर है, जो हमेशा एक मैसेज जाता है तो उनका थम्स अप आता है. ये कुछ 10-12 लोग हैं जिनका एनकरेजमेंट मुझे मोटिवेट करता है कि आई शुड कीप ऑन डूइंग दिस, एंड आई होप दिस विल मेक अ डिफरेंस टू आवर इंडस्ट्री. सो नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी द गोल्डन जुबिली. So we are going to talk about South Mumbai. As Dipesh bhai said, Mumbai is top 10, but I would say South Mumbai is top 3 in the world in terms of valuation of real estate. जो South Mumbai में होता है वो पूरे इंडिया में होता है. So we are going to have a great team who is going to share their insight about South Mumbai market. So till then, once again, thank you all for being there. Thank you all the viewers for being there. Take care and see you on next 30th June for the Golden Jubilee episode. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye.